आज का हमारा टॉपिक है ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे पिछले लेक्चर की कॉन्टिन्यूशन पर ही मबनी है। जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ओशंस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो ओशंस कहा जाता है लार्जर बॉडी ऑफ वाटर को, यानी कि पानी की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसे हम ओशंस कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं, जिसमें हमने इनके नाम डिस्कस किए थे, यानी कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन है, फिर सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। फिर हमने वर्ल्ड मैप पे इनकी लोकेशन भी देखी थी। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि जो पैसिफिक ओशन है, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट है, वो कहाँ पे है, यानी कि उसकी लोकेशन कौन सी है। तो लोकेशन में हमने देखा था कि ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी टच करता है और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को भी टच करता है, यानी कि इन चारों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में ये मौजूद है। इसके बाद हमने देखा था कि लार्जेस्ट तो है, यानी एरिया तो इतना बड़ा कवर कर रहा है, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि ये डीपेस्ट है, यानी कि बहुत गहरा है। और हमने ये भी देखा था कि मारियाना ट्रेंच, जिसे दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट कहा जाता है, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी ऐसी जगह जहाँ पे वॉल्केनोज यानी आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं, वो भी पैसिफिक ओशन में हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे जो हमने देखे थे, कि जैसे हवाई के को हमने देखा, फिर फिलीपींस और फिजी के, वो भी यहाँ पर ही लोकेटेड हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे ओशन के बारे में, जो कि है अटलांटिक ओशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो अटलांटिक ओशन की लोकेशन को भी समझने के लिए कि ये कहाँ पर पाया जाता है, मैंने यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको लेबल किया हुआ है। तो जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो ओशन है ना, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में। अब देखिए, ये जो ब्लू कलर की का हमें ये पूरा पार्ट सा नजर आ पूरा हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये इस पूरा अटलांटिक ओशन ने कवर किया हुआ है। और अगर एरिया देखा जाए तो ये भी इन चारों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में है, यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए इसे द सेकंड लार्जेस्ट ओशन कहा जाता है, यानी कि दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन। और अगर आइलैंड्स की बात की जाए, यानी दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड की, तो वो भी यहाँ पर ही पाया जाता है, जो कि है ग्रीनलैंड। अब मैंने यहाँ तो लिख दिया बिगेस्ट आइलैंड, जो कि है ग्रीनलैंड, लेकिन आइलैंड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि पानी से सराउंडेड हो, यानी कि कवर हुआ हो चारों साइड से, उसे हम आइलैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीनलैंड के मैप में, यानी इस मैप में अगर हम देखें तो ये ग्रीनलैंड है, लेकिन इसमें इतना सही समझ नहीं आ रहा, मैं आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ। कि देखिए, ये एक आइलैंड है, ये जो दरमियान में हमें नजर आ रहा है ना, ये एक आइलैंड है जो कि चारों तरफ से पानी से कवर है, और इसीलिए इसे आइलैंड भी कहते हैं। तो अब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं। हमने कहा ना ये बिगेस्ट आइलैंड है, तो चलें हम ग्रीनलैंड को मैप पर देख लेते हैं। तो इस वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो हमें जो ये नज़र आ रहा है ना, ये रेड रेड कलर का, तो ये बेसिकली है ग्रीनलैंड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब देखें, नाम से ग्रीन तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा, लेकिन नहीं, ये जो आइलैंड है ना ग्रीनलैंड, ये बर्फ़ से ढका होता है। क्योंकि अगेन अगर हम देखें ना, अब देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये इक्वेटर की है, यानी वो लाइन जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, जो जिसमें पहले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरे को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो एरियाज़ इस लाइन से दूर होते जाते हैं ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं, लेकिन जूं जूं इक्वेटर से हम दूर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो बताने का मकसद क्या है कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये बर्फ़ से ढका होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। इस ओशन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी जो शेप है ना, ये लेटर एस से मिलती है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें ना, ये देखें, ये एस की शेप एक शक्ल बना रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इस लेटर से मिलता है। अच्छा, अटलांटिक ओशन की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी मौजूद है, जो कि पानी के अंदर है। अब देखें, आपने सुना होगा कि आपने नॉर्मली ये सुना सुना है कि जो पहाड़ हैं वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी कुछ पहाड़ हैं जो पाए जाते हैं, और उनमें जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, जिसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक का मतलब है कि अटलांटिक ओशन के दरमियान, और रिज का मतलब होता है लॉन्ग नैरो रेज्ड लैंड। लॉन्ग नैरो रेज्ड लैंड का क्या मतलब है कि उभरी हुई ज़मीन। तो चलें इसे हम एक तस्वीर में देखते हैं।
जैसे ये देखें, ये जो तस्वीर है ना, ये अटलांटिक ओशन की है बेसिकली। और इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो आपको थोड़ी सी उभरी हुई ज़मीन नज़र आ रही है, अब देखें, हमें ये इतना प्रोमिनेंट इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ये पानी के अंदर है ना, तो बस ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ हमें नज़र आ रहा होता है जब आप सेटेलाइट इमेजरी में देखते हैं या सेटेलाइट से इमेज कैप्चर करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ज़मीन के अंदर है ये रेंज यानी कि माउंटेन रेंज, जिसे हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, और ये अटलांटिक ओशन में है। तो चलें अब हम बात करते हैं तीसरे ओशन की, जिसे कहा जाता है इंडियन ओशन, जिसकी लोकेशन को हम इस मैप की हेल्प से समझेंगे। तो इंडियन ओशन बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है साउथ ऑफ एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। यानी इसका अब क्या मतलब है, मैं पहले डायरेक्शंस बनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये डायरेक्शंस बना दिए हैं क्योंकि मैंने आपको ये समझाना था कि साउथ ऑफ एशिया का क्या मतलब है। कि देखें, एशिया यहाँ पर लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है ना, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये एशिया का साउथ ही बनता है, यानी कि जनूब ही बनता है। तो जब हम इंडियन इंडियन ओशन की लोकेशन बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है वो एशिया के साउथ में है, जबकि ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका को भी टच करता है। यानी ये देखें, ये सारा एरिया कॉन्टिनेंट अफ्रीका का टच कर रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को भी टच कर रहा है। तो ये इन तीन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में पाया जाता है। इसके अगर इम्पॉर्टेंट इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी खसूसियत क्या है कि ये वार्मर है बाकी ओशन से। वार्मर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जो इक्वेटर है, जो मैं सेंट्रल लाइन यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये इक्वेटर के बिल्कुल साथ, अब ये देखें, ये इक्वेटर है अगर, तो इसके बिल्कुल साथ इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। और इक्वेटर वो पॉइंट है जहाँ पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, और यानी गर्म रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो इसी वजह से जो ये ओशन है, ये बाकी जितने भी ओशन हैं उनकी निस्बत काफ़ी गर्म है, यानी इसके पानी की बात हो रही है। अच्छा, इसका जो नाम है ना, वो एक कंट्री के नाम पर ही रखा गया है, जिसका नाम है इंडिया, जो कि यहाँ पर है। और इंडिया को ये इस ओशन का बहुत सारा पार्ट इंडिया को टच करता है, इसलिए इसे इंडियन ओशन कहते हैं। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारा मुल्क है ना, पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, ये जैसे ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये जो इंडियन ओशन है ये पाकिस्तान को टच करता है, पाकिस्तान को भी करता है, इंडिया को भी करता है, यानी पूरे साउथ एशिया को। सॉरी, ये पूरे साउथ एशिया को नहीं करता, बल्कि ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया, ये इनको टच करता है। इंडियन ओशन के बाद हम बात करते हैं सदर्न ओशन की। तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन की बात करें तो ये तीन कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाला पूरा एरिया है ना, ये है सदर्न ओशन का। तो लोकेशन देखकर हमें क्या पता चला कि ये इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहा है। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट सर्कल्स अराउंड अंटार्कटिका। तो सर्कल अराउंड का मतलब क्या है कि ये देखें, ये जो पूरा पार्ट है ऊपर वाला, फिर ये साइड वाला और ये नीचे वाला, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है जो कि अंटार्कटिका है, ये पूरा इस ओशन ने कवर किया हुआ है। तो इसलिए ये मैंने मेंशन किया है कि ये वाला कॉन्टिनेंट है ना अंटार्कटिका, ये पूरा इस ओशन से कवर हुआ हुआ है। और ये जो ओशन है ये कोल्डेस्ट है। कोल्डेस्ट यानी कि ठंडा। ठंडा क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो ओशन है ना, ये साउथ पोल पर लोकेटेड है। अब साउथ पोल का मतलब होता है कि जो ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा है ना, बॉटम वाला पार्ट, इसे हम साउथ पोल कहते हैं। और जो ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और साउथ और नॉर्थ पोल दोनों पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है। इसलिए अब अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं कि ये कोल्डेस्ट ओशन, यानी सॉरी सदर्न ओशन की बात करें कि ये कोल्डेस्ट है, तो इसी वजह से कि ये साउथ पोल है, पोल पे लोकेटेड है, और साउथ पोल पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट नहीं पड़ती, यानी कि इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये ओशन ठंडा है। और क्योंकि ये ओशन बहुत ठंडा है, इसी वजह से ये मोस्टली आइसबर्ग्स से जो है वो कवर हुआ हुआ होता है। अब आइसबर्ग्स कहा जाता है, तो आइसबर्ग्स कहते हैं जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जो कि समंदर में तैर रहे होते हैं, इन्हें हम आइसबर्ग्स बर्ग्स कहते हैं। और ये जो आइसबर्ग्स हैं, ये इस ओशन में बहुत कॉमन है। जैसे ये जो पिक्चर है ये आइसबर्ग्स की है। अब देखिए, ये जो बड़े बड़े आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना बर्फ़ के, ये बेसिकली आइसबर्ग्स हैं जो इस ओशन में बहुत कॉमन है। तो सदर्न ओशन के बाद हम बात करते हैं हमारे पांचवें ओशन की, जिसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है।
तो सबसे पहले अगर हम आर्कटिक ओशन की लोकेशन की बात करें तो मैंने जैसे वर्ल्ड मैप में ये कॉन्टिनेंट्स मेंशन किए हुए हैं, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो आर्कटिक ओशन पाया जाता है यहाँ पर, यानी कि ये जो ओशन है ये एशिया को भी टच करता है, यूरोप को भी टच करता है और नॉर्थ अमेरिका को भी टच करता है। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को ये टच करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओशन है ये नॉर्थ पोल पर लोकेटेड है। जैसे हमने जब साउथ पोल की बात की थी सदर्न ओशन में कि वो साउथ पोल पर है, तो ये जो आर्कटिक ओशन है ये है नॉर्थ पोल पर। मैं इसे लेबल कर देती हूँ। अब क्योंकि ये नॉर्थ पोल पर है इसलिए यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है ये आइस से ही कवर हुआ, यानी कि बर्फ से पूरा साल ढका रहता है। क्योंकि ये भी इक्वेटर से बहुत दूर है और यहाँ पर सूरज की छाएं नहीं पड़ती हैं डायरेक्ट, तो और इंटेंस नहीं होती बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये बर्फ़ से ढका रहता है। तो आज की वीडियो में हमने ओशंस ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किए, जिसमें हमने सबसे पहले तो ओवरव्यू लिया सारे जितने भी ओशंस हैं उनका। उसके बाद हमने जो चार ओशंस रहते थे ना उनकी डिटेल डिस्कस की।